नमस्कार दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को दिन में ही 18 तारीख कैसे दिखने लगे। आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है कि बात मंगलसूत्र से शुरू हुई और भैंस पे आकर के बात अटक गई। अब मंगलसूत्र बड़ा है या फिर भैंस बड़ा है, क्या इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा? और क्या भारत देश की राजनीति में एक नई रवायत जो मंगलसूत्र से शुरू होकर के और भैंस पर आकर के अटक जाती हो, बीच में उसे कहीं कोई रुकावट मिलता नहीं हो, तो फिर राजनीति तौर पर भारत देश की राजनीति किस दिशा में आगे जा रही है, इस बात के ऊपर बहुत कुछ अगर स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो एक बात जरूर साफ हो जाती है कि सत्ता पक्ष, वर्तमान सत्ता पक्ष डरी हुई है और उसके डर के आगे कभी मंगलसूत्र याद आती है तो कभी भैंसिया याद आती है। लेकिन मंगलसूत्र और भैंस के बीच जरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ताकत पर, मौजूदा ताकत पर अगर गौर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक ताकत और उस ताकत में बीजेपी के ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी की अहमियत और उनके वादे दावे, अगर इन दोनों को आप टटोलिएगा तो आज की सच्चाई यही निकलेगी कि आज किसी भी अच्छे दिनों की किसी को भी आस नहीं है। आज किसी भी भारतीय को बालाकोट वाले राष्ट्रवाद की किसी को आस नहीं है। आज लोगों के 2 जून की रोटी की जरूरत है, रोजगार की आस है, महंगाई से निजात पाने की आस है और किसानों और कर्मचारियों को अपने अपने मुद्दे की आस है, जाति जनगणना की आस है। और यही सब सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को संघ परिवार के चुनावी नैरेटिव को वहां लाकर के खड़ा कर देता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इस भारत देश के भीतर केवल 4 राज्यों के भीतर बचा हुआ है। 4 राज्यों की बात अगर करें तो नरेंद्र मोदी फैक्टर की कोई अहमियत इसके बाद किसी भी राज्य में आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसे मनमोहन सिंह 2013 में प्रधानमंत्री देश के थे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव 95-96 में देश के प्रधानमंत्री थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2003-04 में प्रधानमंत्री थे देश के, वही प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं। और केवल 4 राज्यों के भीतर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के भीतर आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर एक करंट की महसूस किया जा सकता है। और उन 4 राज्यों की लोकसभा सीटों को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो केवल 71 लोकसभा सीटें मिलती है। क्या 71 लोकसभा सीटों के सहारे हिंदुस्तान की राजनीति को 272 के आंकड़े तक 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचाया जा सकता है? आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के 400 के दावे को अगर आप छोड़ देंगे, नीतीश कुमार के 4000 वाले दावे को अगर आप छोड़ देंगे, तो सच्चाई आज की दौर में यही है कि भारतीय जनता पार्टी 220 का भी आंकड़ा अगर छू ले तो ये चमत्कार जैसा होगा। कहां पर भारतीय जनता पार्टी की लहर दिख रही है? जनता का कौन सा हिस्सा आज भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्ति में डूबा हुआ है? न तो कर्मचारी वर्ग डूबा हुआ है, न ही देश के किसान वर्ग डूबा हुआ है, न ही देश के नौजवान वर्ग डूबा हुआ है, न ही व्यापारी वर्ग डूबा हुआ है, न ही देश की महिलाओं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिनों की आस है, न ही राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, न ही चुनावी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कॉकटेल चल रहा है। और इन सबों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न ही मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी हूं, नरेंद्र मोदी के जो कहना था मैं नीची जाति से आता हूं, इस तरह के नरेंद्र मोदी के बोल का नहीं कोई इस चुनाव में कोई असर दिख रहा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल 2019 का था, इस साल 2024 का है। और 2014 से 2024 तक 10 साल बदलाव की इबारत लिखने के लिए कितनी बुनियाद तैयार होते हैं अगर नरेंद्र मोदी के फैक्टर को जोड़ कर देखिए। जिन 4 राज्यों की बात करते हैं जरा उन पर चलते हैं। पहला राज्य नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, 26-0 का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का पालन अगर हुआ, जो होना भी चाहिए लोकतंत्र के अंदर और होता भी रहा है, तो 26-0 का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर भी इस बार नामुमकिन है। लेकिन नरेंद्र मोदी लहर इस बार भी है वहां, इससे इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस के स्ट्रेटेजी डेंट वहां लगा सकती है। आप और कांग्रेस का गठबंधन बुनियाद को हिलाने की, झकझोरने की कोशिश कर सकता है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी फैक्टर के असर को गुजरात के भीतर झुटलाया नहीं जा सकता है। कमोबेश यही परिस्थिति मोहन यादव की मोहनी नीतियों में फंसे हुए मध्य प्रदेश है। अब मोहन यादव की मोहनी नीतियां चित्रा नदी में क्या डुबकी लगाने के साथ 2024 के चुनावी हिंदुत्व के सामने आ रही है?
क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा कमजोर तरीके से, खास तौर पर मध्य प्रदेश के भीतर खुद को पेश करने से आ रही है? इन दोनों के अलग अलग मायने और मतलब निकलते, अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन दोनों बात एक ही प्रस्थान बिंदु के ऊपर आकर के अटकती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा है। 5 सीटें कम हो सकती है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां आज भी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड मोदी का भी वहां पर जलवा है, और यही स्थिति कहीं कमोबेश छत्तीसगढ़ के भीतर है। 11 में कभी 9, कभी 8, कभी 10 सीटें, लोकसभा की सीटें मिलती रही, नरेंद्र मोदी के पहले भी, नरेंद्र मोदी के बाद भी। वो LIC का विज्ञापन, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के भीतर नरेंद्र मोदी से पहले और नरेंद्र मोदी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोकसभा सीटों के मामले में करीब करीब एक तरफा आगे बढ़ती रही है। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। 9 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, यही स्थिति कमोबेश उत्तराखंड के भीतर जहां चुनाव हो चुके हैं। तो ये 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हावी भी है और विपक्ष यहां लोकसभा चुनाव में विफल भी काफी हद तक नजर आ रहा है। लेकिन 4 राज्यों के दायरे से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, एक बदला हुआ हिंदुस्तान, एक बदला हुआ भारत, एक बदलाव की आहट महसूस करते हुए ये भारत देश की जनता के सामने एक नई परिस्थिति, उन सब परिस्थितियों के भीतर देश के नौजवान वर्ग, जब देश के युवा के साथ साथ देश के किसान की भूमिका जब दिख रहा हो, वो OBC के आरक्षण की जातिगत चेतना को अगर सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते हुए जब दिखे, तो वो दलित विमर्श के साथ भी अगर उखाड़ा दिखाई दे और संविधान बदल दिया जाएगा यदि मोदी तीसरी बार आए, तो इस आहट को भी गांव-गांव तक महसूस करता और कराता हुआ कोई अगर दिखाई दे, तो आप बखूबी सोच सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में इस भारत देश के संविधान तैयार हुआ, और उस संविधान को लेकर के जब चर्चा गांव-गांव तक होती है, नुक्कड़ और चौपाल चौराहे पे होती है, तो भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की किसी और चौपाल की जरूरत होगी, चाय पे चर्चा की जरूरत होगी, और चाय पर चर्चा जैसे मुद्दों से क्लैरिटी दिलाने की जरूरत पड़ेगी। वो हालात 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब दिख नहीं रही है। अब तो क्लैरिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाती है। जी हाँ, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या हाल है, ये देश से छिपा हुआ नहीं है। देश की जनता महंगाई से, गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, इस सब से निजात पाना चाहती है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के फैक्टर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखे, तो इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी परिस्थितियों को सामने लाने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बेवफा है, यूं ही बदनाम हो रहा है। देश की सच्चाई तो कहीं और खड़ी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो एक उड़क भर है। उसको तैयार करने वाली कंपनी जो है वो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे खुली हुई है। देश के छात्र प्रोटेस्ट करे, राजनीतिक दलों के खिलाफ उनके समर्थन में प्रोटेस्ट करे, उनके समर्थन में नारे लगाए, ये काफी खूबसूरत नजारा होता है। लेकिन मजबूर करके छात्रों को नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर छात्र राजनीति में नहीं आ सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान देश भुगत रहा है कि इस देश में पॉलिटिकल बंद हो गया। इस देश में राजनीति को ठेकेदारी प्रथा घेर लिया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक के नौकरशाही का सीमा को भी पार होते हुए इस देश ने देखा। लेकिन इसी दौर में ध्यान देंगे तो बहुलतावादी संस्कृति, अनेकता में एकता वाले देश ने जो केवल 4 राज्य जो बताए, वही देश के मुस्तकबिल तय नहीं कर सकता। भारत का मुस्तकबिल तय होगा उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों से, जहां पर एक बीजेपी के भीतर कई बीजेपी के चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, कोई ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर किसी को बिठा करके प्रशासन को चलाना चाह रहा है, सेवा विस्तार के माध्यम से कोई प्रशासन को चलाने की कथित तौर पर कोशिश कर रहा है। तो कोई इस दौर में सीधे सीधे जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन को चला करके सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए उन पे बैठे हुए लोगों को चुनौती दे रहा है। उत्तर प्रदेश के धरातल पे हाल अलग है। पीडीए भी काम कर रही है, राहुल गांधी की गारंटी भी काम कर रही है, और इन सबों के बीच नरेंद्र मोदी का 10 साल का काम
बोलता है ये, फिर कारनामा बोलता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ये भी काम कर रहा है। 40 सीट बिहार में, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी 17-0 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करेगी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था? जाहिर सी बात है कि नहीं कर पाएगी। यही स्थिति कमोबेश पश्चिम बंगाल में 18 सीट हवा में मिल गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 में 18 सीट मिल पाएगी? 18 सीट छोड़ दीजिए, क्या 5 सीट से आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है? बंगाल से जो हालात आ रही है, जो हालात बताए जाते हैं, काफी निराशाजनक हालात है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा चुनावी नैरेटिव को ही बिगाड़ के रख दिया है। और जब से मछली के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सवाल किए, अब ध्यान देंगे तो मछली बंगाल की अस्मिता, उसकी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है। और मछली पे सवाल तेजस्वी यादव पर उठाया गया था, कांटे वाला। क्या ये मछली का कांटा संघ परिवार से लेकर के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के गले में जाकर के अटक गया? मछली का कांटा जब गले में जाकर अटकता है तो डॉक्टर के पास जाने के सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं होता। वैसे बिहार के भीतर घरेलू इलाज लोग करते हैं, सूखा चावल खा लेते हैं कि मुंह में घुट लो, मछली का कांटा अंदर चल जाएगा। अब सूखा चावल क्या राजनीति के बंजर जमीन पर बीज बोने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है? कमोबेश लग तो यही रहा है कि उस कांटे को घुटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांटा बड़ा फंसा हुआ है, लिहाजा वो चावल अंदर जा ही नहीं रहा। राजस्थान की परिस्थितियों को अगर देखे, अग्निवीर योजना भी है, तो राजपूत चेतना भी है वहां पर, मिहिरा चेतना भी है, जाटों का मुद्दा भी है राजस्थान में, और गुर्जर समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जो दूरियां बनी हुई है, वो सारा मुद्दा एक साथ जाकर जुड़ा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के भीतर भी नजर डाले, सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ भी काम का नहीं है, वो भी अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर चुनावी मैदान से विदा हो चुके हैं। चंडीगढ़ के भीतर ढूंढा तो अनिल मसीह को ही जा रहा था, लेकिन अनिल मसीह को ढूंढने में कोई और नया मसीह आकर के आगे खड़ा हो गया। हरियाणा की स्थिति कमोबेश देखिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाकर के एन चुनाव के मौके पर लोकसभा चुनाव में कुदाया जा रहा है, लड़ने पे उन्हें मजबूर किया जा रहा है। और जरा राजस्थान से बाहर निकल करके अगर एक बार झांके तो महाराष्ट्र के भीतर तो आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराओ महाराष्ट्र बचाओ, बीजेपी को हराओ महाराष्ट्र बचाओ, ये आंधी चल रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बॉर्डर से भारतीय जनता पार्टी को 50-50 कोस दूर ढकेलने का काम कर रहा है। शोले फिल्म में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह का डायलॉग, यहां से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है तो कहता है चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। यही स्थिति कमोबेश महाराष्ट्र के भीतर है कि वहां 50-50 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी का जब ठेंगा दिखता है तो मराठी मानुस खड़ा होता है। कर्नाटक की हालत 28 में 26 सीट, कर्नाटक में एक तरफा सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को 23 और बीजेपी के गठबंधन सहयोगी को 18 सीटें मिली थी, यानी 48 में 41 लोकसभा की सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इन दोनों राज्यों को अगर परखें तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कर्नाटक खिलाफ जा रहा है, महाराष्ट्र खिलाफ हो चुका है। और कर्नाटक की हालत तो यहां तक है कि जो राहुल गांधी के शब्दों को अगर उधार लेकर के अगर कहा जाए तो वो एनडीए का कैंडिडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट, और चुनाव लड़ने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर फरार। वो न तो 11 हो गया कैंडिडेट देश छोड़कर, और तब जाकर के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करें, जब बीजेपी में एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसके बारे में महाराष्ट्र के लोग यह भी कहते हुए नजर आए कि मुझको रन्ना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये वर्तमान महाराष्ट्र की स्थिति है, कर्नाटक की स्थिति है। कर्नाटक के वोटर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन से हाथ जोड़ करके वर्ण जी खड़ा हुआ, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के हालात क्या है। ओडिशा में नवीन बाबू के राज्य में इस तरह की हालत है। नवीन पटनायक ने भाजपा को गठबंधन सहयोगी नहीं बनाया, नहीं बनने दिया। बाहरी राज्य हिमाचल की कमोबेश यही स्थिति है, कहीं आदिवासी चेतना सामने है तो कहीं पर समाज की पूरी चेतना एक साथ। और जरा इन दोनों से बाहर निकल करके एक बार देखें तो झारखंड और दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्रियों को सलाखे के पीछे डालना, एक ने तो इस्तीफा तक दिया, दूसरा अब भी न्याय की आस में लगा हुआ है। तो दोनों राज्यों में जिस प्रकार की सिंपैथी जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े नेताओं के पक्ष में आकर खड़ी हो रही है, तो चाहे
कुत्ते को बिस्कुट खिलाने का कितना भी आरोप हेमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी के ऊपर लगा ले, उस सच्चाई को राहुल गांधी के पक्ष में जो चल रही है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये पूर्वोत्तर में राहुल गांधी की सभाओं के भीतर उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो जन सैलाब उभरा था, वो जन सैलाब स्पॉन्टेनियस था, स्वतः स्फूर्त था, जनमानस की सार्वजनिक अभिव्यक्ति कर रहा था। तो उन हालातों के भीतर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 की बात जो बीजेपी कर रही थी उसकी बात छोड़ दीजिए, क्या 220 लोकसभा सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी? बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार 4000 पहुंचा रहे, और 4000 जब से नीतीश कुमार ने रोज रोज कहना शुरू कर दिया 4000 पार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भी हाथ पांव फूलने लगे, थरथराने लगे कि 4000 पार का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में शून्य की स्थिति हो जाए। ये हालात कमोबेश पूरे देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में है। आंध्रा में नदारत, तेलंगाना के लोगों ने खिड़की जरूर खोली थी, खिड़की बंद करते हुए दिखाई दे रहे, दरवाजा तो कभी खोला नहीं। तमिलनाडु की कमोबेश बात करें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, लेकिन तमिलनाडु दरवाजा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। दरवाजा छोड़ी खिड़की रोशनदान तक भी नहीं खोलने के लिए तैयार है। और रही बात केरल की, अगर करें तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पढ़ा लिखा राज्य, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य, कम से कम किसी भी तरह के सांप्रदायिक रणनीति के साथ चलने वाले नैरेटिव को और या उस विचारधारा को प्रोपगेट करने वाले, इसको बढ़ावा देने वाली पार्टी को सामने लाकर खड़ा कर दे, ये भरोसा सुदूर कश्मीर के लोगों को भी नहीं, पूर्वोत्तर के लोगों को भी नहीं है कि केरल ऐसा करेगा। भला भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ऐसा भरोसा कैसे हो सकता है? आज के दौर में बात लोग करेंगे, गोदी मीडिया हेलीकॉप्टर से उतर करके हाय हाय सुनेगा, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया की बेशर्मी बंद होने वाली नहीं है। वो दिन रात ये चलाएगा कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया। कभी मीडिया इस देश को ये नहीं कहेगा कि ग्वालियर से जो माधवराव सिंधिया के हाथे अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे, क्या दोबारा ग्वालियर की तरफ रुख किया? दोबारा ग्वालियर गए थे क्या चुनाव में? चुनाव लड़ने और लड़ाने की फैसला रणनीतियों के आधार पर होता है। पार्टी का फैसला होता है कि कहां लड़ने से नेता ज्यादा कंफर्टेबल होगा और कहां लड़ने से एक के जगह 2 सीटें मिलेगी। अमेठी की तुलना में यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली में चुनाव नहीं लड़ता तो हो सकता था कि रायबरेली की सीट फंसे। अमेठी की सीट तो गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस का खरा कोई भी जीत सकता है, कैप्टन सतीश शर्मा भी जीते थे। और उत्तर प्रदेश के भीतर जो हालात मौजूदा समय में बना हुआ है, पूरे देश का भी जो हालात बना हुआ है, जरा गांव में एक बार उतर करके देखिए।